ओके जी। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्राइसिस। तो गैस्ट्राइसिस एक कंडीशन होती है जब गैस बनती है आपको पेट में। नॉर्मली सभी को गैस बनती है, आज के टाइम तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये एक बीमारी का रूप ले लेता है जब लंबे टाइम तक क्रोनिक आपको ना गैस की समस्या रहती है, तो वो गैस्ट्राइटिस बन जाती है। ठीक है, अभी जानते हैं कि वो होता क्या है। तो गैस्ट्राइटिस क्या होता है कि आपका ना पेट, उसमें ना कुछ स्वेलिंग आ जाती है। आपके पेट में अंदर एक लेयर होती है। आपके पेट में अंदर, पेट का सभी को पता है, जिसमें हमारा खाना जाता है टूटता है। उस पेट के अंदर एक लेयर होती है। वो लेयर का क्या काम होता है कि वो जो पेट में निकलने वाले इंजाइम है, जो एसिड है, एसिड ना बड़ा ही खतरनाक लेवल पे निकलता है हमारे पेट में। अच्छे से अच्छे मेटल को भी गला सकता है, इतना तेज एसिड होता है वो। तो वो लेयर उस एसिड से बचाने के लिए होती है हमारे पेट को। बाकी सारे और कई ऑर्गन्स पे भी ये वाली म्यूकस करके एक लेयर होती है जो एसिड से बचाती है। शरीर में बहुत सारे एसिड बनते हैं, अलग अलग जगह पे बनते हैं। तो नॉर्मली आज हम पेट की बात करेंगे। तो वो जब लगातार हमारे पेट में कुछ समस्याएं क्रिएट होती है, गैस बनती रहती है, इनडाइजेशन चलता रहता है और क्रोनिक कंडीशन रहती है। देखो, शॉर्ट टाइम में अगर एक्यूट लेवल पे किसी को कोई गैस की समस्या होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्रोनिक लेवल पे वो कंडीशन रहती है ना, तो कुछ बीमारी का रूप ले लेती है। और उसमें क्या होता है कि वो लेयर पे कुछ डैमेजेज आने लग जाते हैं, वो लेयर में कुछ नुकसान हो जाता है और उसमें ना स्वेलिंग आ जाती है। जब ऊपर की प्रोटेक्शन लेयर टूट जाएगी तो अंदर से कुछ ना डैमेज होगा, जलन होगी, वो जलाता है एसिड। तो वहां पे ना स्वेलिंग आ जाती है। वो दोबारा से बॉडी उसको ना मेंटेन करने की कोशिश करती है कि भाई उस एसिड से ना बच और ज्यादा नुकसान ना हो, तो वहां पे कुछ स्वेलिंग आती है। उस स्वेलिंग के बहुत सारे नुकसान होते हैं। उस स्वेलिंग की वजह से ना आपको ना हल्की हल्की स्लो ब्लीडिंग भी होने लग जाती है आपके पेट में, जो एक अल्सर का रूप भी ले लेती है। ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस एक खतरनाक कंडीशन है, इससे बचना चाहिए। आज हम कोशिश करेंगे कि जिनको है उनके लिए कुछ सॉल्यूशन बता पाए, और जिनको छोटे लेवल पे है, प्राइमरी लेवल पे है, अगर वो थोड़ा प्रिकॉशंस अपना ध्यान में रखेंगे उन चीजों का, तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो जिनको ये प्रॉब्लम होती है तो उसके स्टार्टिंग में कुछ सिम्टम्स आते हैं। बहुत सारे लोग तो इसको इग्नोर करते हैं। बहुत सारे लोग, मेरा इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। शशि, अगर मेरी वॉइस में दिक्कत हो तो बता देना। बहुत सारे लोग ना इसको इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि ये नॉर्मल है। कईयों को ना डकारे आती है, डकार आती है, उबकाई सी आती रहती है। तो ये भी एक सिम्टम है। आपकी ना पेट में गैस बनना शुरू हो गई है, आपको अननेसेसरी गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रहा है, आपका पेट फूला फूला रहता है, कंस्टिपेशन हो रहा है, आप ठीक से ना फ्रेश नहीं हो पा रहे, आपकी ना जो वेस्ट है बॉडी से वो ठीक से निकल नहीं पा रही है, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, आपको भूख नहीं लगती है, आपको इंडाइजेशन की समस्या हो रही है, आपका जी मिचला रहा है, वोमिटिंग आ रही है, आपके एब्डोमिनल में, अपर पार्ट में, पेट के नीचे वाले पार्ट में इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। एब्डोमिनल पेन होता है पेट में ऊपर वाला, जो बोलता है ना कालजे में दर्द हो रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, तो वो वाली समस्या इसमें आती है। बेटा सुनना। तो और क्या, फीलिंग ऑफ फुलनेस, आप थोड़ा सा ही खाना खाते हो तो आपको ऐसे लगता है कि आपने ना काफी सारा खाना खा लिया और भर गया है आपका पेट। हार्ट बर्न, आपके चेस्ट में जलन सी होती है ना, डकारे, खट्टी खट्टी डकारे आती है, चेस्ट में आग सी लगी रहती है। तो ये कुछ ना सिम्टम्स है। आपके हेयर लॉस होने लग जाते हैं, पीलिंग नेल्स, आपके नेल्स ना कुछ कमजोर होंगे, टूटने लग जाते हैं, ड्राई से हो जाते हैं, पीले पीले हो जाते हैं। एक्ने, एक्जेमा और ड्राई स्किन, आपके ना स्किन पे, चेहरे पे मुहासे होना, चेहरे पे मुहासे होना। एक्जेमा एक स्किन की ना बीमारी टाइप में होता है। और ड्राई स्किन, स्किन ना एकदम रूखी रूखी हो जाती है, सख्त सख्त सी हो जाती है, रूखी रूखी। अल्सर, मैंने बताया, अल्सर होना तो बड़ा ही एडवांस लेवल पे आ जाता है, कईयों को ना बड़े ही एक्सट्रीम लेवल पे अल्सर हो जाता है। फूड एलर्जेटिक, कईयों को ना होता है ना कि कुछ भी खाना खाओ तो उनसे वो एलर्जी हो जाती है, मैं ये नहीं खाना खा सकता, मेरे को ना इससे एलर्जी है, ये खाना में डाइजेस्ट नहीं हो पाता मेरा। तो फूड एलर्जी हो जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर वो इंजाइम आपके जो है, डाइजेस्टिव इंजाइम है, वो जो यू एसिड है, उसमें कुछ डिस्टरबेंस आती है। लो इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इम्यूनिटी कमजोर होगी, क्योंकि आप जो भी खाना खा रहे हो उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पा रही, तो नो डाउट आपकी ना इम्यूनिटी पे असर आएगा। स्लो ब्लड लॉस, ये स्लो ब्लड लॉस होता है आपका, जरूरी नहीं है कि पेट में ही हो, धीरे धीरे ना आपकी पूरी बॉडी में। एक तो अल्सर में पेट के अंदर ना ब्लड रिसाव होता है,
फिर धीरे धीरे ना आपकी पूरी बॉडी में अनीमिया की शिकायत आने लग जाती है, पूरी आपका पीएच लेवल डाउन हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है आपके शरीर में, डिप्रेशन हो जाता है, आपको तनाव में रहते हो, टेंशन रहती है खाम खा की, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन बड़ा रहता है। जिन लोगों को गैस की समस्या होती है उनको ना बहुत ही चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि ना एक जब पेट हमारा खराब होता है ना, हमारा राजा ही जब बीमार है, तो पूरा ही माहौल हमें ना बकवास लगता है, हम कहीं भी बैठे उठे कुछ भी करें ना इरिटेशन रहता है। और सबसे बड़ी समस्या आती है ह्यूमिलाइजेशन इन पब्लिक, पब्लिक में अगर हमारे पेट में गैस बन गई, और एक तो उसको पास करने में बड़ी शर्म आती है, और दूसरा गलती से अगर नहीं कंट्रोल हुआ पास हो गई तो हालत खराब, वहां पे ना बड़ी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। इससे बंदे में ना ये डिप्रेशन और भी बढ़ जाता है, यार क्या करूं, परेशान हो गया वो, और कुछ ऐसे परेशानियां करेगा, कुछ ऐसी ऐसी चीजें करेगा जिससे ना दिक्कत और बढ़ाएगा। वेट लॉस और वेट गेन, इस वाली समस्या में दोनों सिंबल देखे जाते हैं। कईयों का ना नॉर्मली ज्यादा वेट लॉस, नहीं सॉरी, वेट गेन ज्यादा लोगों का होता है, जिनको गैस की समस्या होती है उनको देखना उनका वेट धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। लेकिन कुछ केसेस में वेट गिरने भी लग जाता है, कुछ केसेस में वेट लॉस भी होने लग जाता है। तो अब आते हैं कोजिज रीजन, पता करते हैं कि भैया आखिर में होता क्यों है। तो पहला रीजन आता है लाइफस्टाइल और बैड डाइटरी हैबिट। हमारी जो खाने पीने की जो आदतें हैं, हमारा जो चाल चलन लगा लो, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से ये समस्या बड़ी देखने में आती है। मिक्सिंग ऑफ स्लो एंड फास्ट डाइजेशन फूड, आगे चल के एक स्लाइड पे हम बात करेंगे कि स्लो और फास्ट डाइजेशन फूड में क्या अंतर होता है, क्या होते हैं वो। तो जब हम कोई ऐसे दो फूड मिक्स करके खाते हैं, मैं एक एग्जांपल दूं कि आपने खाना खाया, खाना खाने के तुरंत बाद आपने कोई फ्रूट खा लिया, तो खाना जो भी खाया आपने, सॉलिड मील खाया, उसका डाइजेशन में टाइम लगना है ज्यादा, और साथ में आपने कोई फ्रूट इंटेक कर लिया, तो फ्रूट के लिए क्या होता है ना कि जो एसिड प्रोसेस होता है ना वो इतना ज्यादा नहीं चाहिए होता है, फूड को डाइजेस्ट, फ्रूट को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड प्रोसेस ज्यादा नहीं चाहिए होता है। तो वो ना साथ में बॉडी का जो कॉन्शियस माइंड है वो वहां पे अनस्टेबल होता है, उसको समझ नहीं आता ये खाना है कौन सा एक्चुअली, ये लॉन्ग डाइजेशन है कि स्लो डाइजेशन है। तो वहां पे जो एसिड है वो या तो कम रिलीज होगा या ज्यादा रिलीज होगा, दोनों ही कंडीशन में हमारा जो खाना है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, वो सड़ेगा, वो दिक्कत परेशानी करेगा और फिर गैस बनेगी। आप अगर सुबह का नाश्ता स्किप करते हो, बहुत सी माताएं बहनों के साथ ये समस्या होती है कि उनको सुबह सुबह ना पूरी फैमिली के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उनको खाना बनाना है, नाश्ता देना है, लंच पैक करके देना है, बच्चे छोटे बच्चे तो उनको रेडी करना है, हस्बैंड को ऑफिस के लिए जाना है उसके लिए प्रिपरेशन करना है, कभी गलती से आयरन करना भूल गई कपड़ों को तो वो आयरन भी उसको सुबह सुबह जल्दी में भागा दौड़ी में करना है, फिर बच्चे चिल्लाते रहते हैं कि मेरा बैग कहाँ है, बुक्स कहाँ है, मेरी टाई कहाँ है, जूते कहाँ है। तो ये समस्या नॉर्मली ना माताओं बहनों को साथ ज्यादा देखने में आती है, उनके ना लाइफस्टाइल बड़ी बिजी होती है कि वे ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। अब जब सब चले जाएंगे घर से, जब सारे काम फिनिश हो जाएंगे उसके बाद मैं अपना नाश्ता करूंगी, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपका पेट खाली रखना ज्यादा नुकसानदायक है। लॉन्ग फास्टिंग, फास्टिंग बहुत ही अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए, अगर हम फास्टिंग को प्रॉपर तरीके से करें तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब क्या होता है ना, आप लंबी फास्टिंग करते हो, और ये भी माता बहनों पे ही टारगेटेड होता है कि वो ना कई तो ऐसे होते हैं वीक में दो दो दिन फास्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना। लंबी फास्टिंग आपके पेट में गैस बनाती है, खाली पेट ज्यादा गैसें बनती है, दिक्कत बढ़ती है, आपकी डाइजेशन भी वीक होता है, मेटाबॉलिज्म भी स्लो करता है। फास्टिंग करो आप, लेकिन थोड़ा तरीके से फास्टिंग करो, ऐसा नहीं कि बस नहीं खाना तो नहीं खाना, नहीं पीना तो नहीं पीना। ये भगवान, मैं अपना व्यू देता हूँ, भगवान नहीं कहता आप खाली पेट बीमार रह के कुछ करो, आप थोड़ा तरीके से करो, भगवान की प्रार्थना करो, अच्छे से करो, दिल से करो। टू मच टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड जूस, जो बहुत ही ज्यादा चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड जूस का इंटेक करते हैं, उनको भी ये समस्या आती है कि कुछ न अननेचुरल प्रिजर्वेटिव्स उनमें मिले होते हैं, उनमें कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं, शुगर बहुत ज्यादा होता है, तो धीरे धीरे चल के उनको ये गैस की समस्या आती है। फ्राई और स्पाइसी फूड, ज्यादा फ्राई और स्पाइसी फूड नहीं खाने चाहिए, इनमें फ्री रेडिकल्स काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। फ्री रेडिकल सभी समझते हैं, जो हमारे बैड बैक्टीरिया समझ लीजिए एक किस्म से, जो नुकसान ही करते हैं बॉडी को, आगे चल के बीमारियों को इन्विटेशन देते हैं। ज्यादा फ्राइड और स्पाइसी फूड जो लोग खाते हैं उनको ये समस्या आती है। स्मोकिंग, अल्कोहल और तंबाकू, ये तो सबको ही पता है, स्मोकिंग करने वाले को भी दिक्कत आती है। स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू, स्मोकिंग करने वाले के साथ तो ऐसा भी होता है कि सुबह जब तक एक सिगरेट ना पी ले, एक बीड़ी ना पी ले,
तो वो बाथरूम जाते ही नहीं है। अगर किसी दिन उनको ना दिया जाए तो वो जाएंगे ही नहीं। उनका स्टमक इस लेवल पे डिस्टर्ब हो चुका होता है, उनकी आंतों में बैक्टीरिया इस लेवल पे लो हो चुके होते हैं या खत्म हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, तो दिक्कत रहती है। अल्कोहल, हमारी बॉडी में अल्कोहल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते ही नहीं है। अल्कोहल हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता ही नहीं है, तो वो जाके सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। जनवरी 2023 का नया सर्वे हुआ है, साइंटिफिक लेवल पे एक रिसर्च हुई है जनवरी 2023, आज से बस 2 महीने पहले ही, कि अल्कोहल जो डॉक्टर बताते हैं कि आप अल्कोहल एक 60 ml 30 ml का एक पैक शाम को ले ले उसके खाना खाने से पहले, और खाना खा के सो जाए, तो वो आपको हार्म नहीं करेगा। लेकिन रिसेंट के ही सर्वे में पता चला है कि अल्कोहल की सिंगल एक ड्रॉप भी माफ कीजिएगा, सिंगल एक ड्रॉप भी आपके लिए नुकसान ही करती है, कोई बेनिफिट नहीं देती। तंबाकू खाने से भी आपको नुकसान होता है, गैस की समस्या बनी रहती है। वाटर और जूस, अगर आप कुछ हल्का लिक्विड लेते हो, जैसे वाटर या जूस टाइप का लेते हो, जैसे आपने कोई मील इनटेक किया उसके साथ ही आपने कोई जूस पी लिया ऊपर साथ में, या पानी पी लिया, तो आपके जो एसिड रिलीज करना था पेट ने, जो एंजाइम रिलीज करने थे, वो जो एसिड है ना वो स्लो हो जाता है, उसकी जो स्ट्रोंगनेस है वो कमजोर पड़ जाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई आग जली है अंदर वो बुझ जाएगी, उसको समझाने के तरीके से बोला जाता है जठराग्नि। लेकिन वो किस पानी को हम किसी भी चीज में मिलाएंगे तो उसका इम्पैक्ट कम पड़ जाता है, वो स्लो हो जाता है। प्योर हाइजीन, अगर आप ठीक से साफ सफाई नहीं रखते, कोई खाने पीने की चीजें को आप तरीके से हाइजीन करके नहीं खाते, तो भी आपको गैस की प्रॉब्लम आ सकती है। ये फर्स्ट कोजिज था। सेकंड कोजिज है बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन। आपने कुछ ऐसा फूड इंटेक कर लिया जिसमें बैक्टीरिया गंदे हैं, उनमें कुछ वो एक्सपायर हो चुका है। जैसे नॉर्मली ब्रेड देखे जाते हैं जिनके ऊपर फफूंदी सी लग जाती है, ऐसा कुछ आपने फूड इंटेक कर लिया तो आपका पेट डिस्टर्ब होगा और गैस की समस्या रहेगी। किसी की ना मेजर सर्जरी हुई है, किसी को बहुत बड़ी कोई सर्जरी हुई है पेट से रिलेटेड, तो उसको ये समस्या आ सकती है। रेडिएशन एक्सपोजर, ये बहुत ही लो लेवल पे पाया गया है, लेकिन इससे भी गैस, पेट में गैस बनने वाली समस्या होती है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आप लंबे समय से कोई पेन किलर्स टैबलेट ले रहे हो, कोई पेन किलर्स मेडिसिन ले रहे हो, कोई स्टेरॉइड ले रहे हो, तो उससे ये समस्या सबसे ज्यादा बनती है। सबसे ज्यादा रीजन होता है आप लंबे टाइम से कोई भी पेन किलर गोली ले रहे हो। तो नॉर्मली हमारे थोड़ा सा सर में दर्द हुआ तो माता बहने ना तुरंत घर में रखी होती है, सबके स्टेरॉइड रखा होता है टैबलेट में, आपने उठाया और जस्ट इनटेक टप, सिर में दर्द हो गया, चुन्नी बांधी, गोली खाई, काम में लग गए। उनके पास टाइम नहीं होता, नो डाउट वे मातृशक्ति, सल्यूट है आपको सभी को। लेकिन थोड़ा ना आपको डॉक्टर की गाइडेंस में कभी भी परेशानी कोई हो तो किसी प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस में उसको प्रॉपर ट्रीट करवा के ही आप कोई भी पेन किलर या कोई अन्य स्टेरॉइड ले रहे हो तो वो लो। ये कुछ स्टेरॉइड्स के नाम लिख रहे हैं। ये रिफ्लेक्शन गैस्ट्रिक होता है, ये जब वो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक बैक्टीरिया ही होता है, ये हर 50% लोगों के पेट में होता है, 50% लोगों के पेट में ये होता है, लेकिन ये उसके 50% को ही इम्पैक्ट करता है, उसके 50% को ही नुकसान करता है। इसी से वो आगे का जो प्रोसेस होता है, गैस्ट्राइटिस वाली समस्या आती है, वो लेयर डैमेज करता है, धीरे धीरे वो एसिड आपकी ऑर्गन्स को डैमेज करता है, वहां से कुछ समस्या क्रिएट होती है। तो जो मैं बता रहा था स्लो डाइजेशन और फास्ट डाइजेशन वाले फूड के बारे में मैं बता रहा था, तो इसका एक सीधा सीधा कंसेप्ट ये आता है कि जिस फूड में लिक्विड मात्रा ज्यादा है, जिस भी फूड में लिक्विड मात्रा ज्यादा है वो उतना जल्दी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, और जिस फूड में लिक्विड की मात्रा जितनी ही कम होती चली जाती है उसके डाइजेशन उतना ही ज्यादा टाइम लेता है। जैसे फ्रूट, फ्रूट में ना 90-90% तक पानी होता है, 90 to 99% तक पानी होता है। तो फ्रूट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट को सिर्फ 1 आवर लगता है, 1 घंटा वो पेट में रहेगा, 1 घंटा फिर वो छोटी आंत में, और फिर 1 घंटा बड़ी आंत में, बड़ी आंत के थ्रू उससे जो भी वेस्ट है वो बाहर निकल जाने, जो भी ऑब्जर्वेशन करना वो हो जाता है। जैसे अब सेकंड आता है सब्जियां, फ्रूट से थोड़ा कम लेवल पे सब्जियों में पानी होता है, उनमें 2-2 घंटे लगते हैं, तीनों प्रोसेस में 2-2 घंटे लगते हैं। 2 घंटा पेट में, 2 घंटा छोटी आंत में, और 2 घंटा बड़ी आंत में। फिर आता है हमारा सॉलिड फूड, होल ग्रेन्स टाइप आइटम, हमारे जिनमें कार्ब्स लेवल काफी ज्यादा होता है, वो वाले फूड, उनको डाइजेस्ट करने में बॉडी को सबसे ज्यादा टाइम लगता है, 6-6 घंटे का प्रोसेस लगता है। ये जो
मैंने ये टाइम टेबल दिया है, ये थोड़ा वेरी करता है अलग अलग साइट पे, अलग अलग लेवल पे ये वेरी करता है, लेकिन ये जो टाइम टेबल है ये एक एवरेज रेशियो है। ये एक एवरेज रेशियो है। इसी रेशियो के हिसाब से जो हमारे 3 मेन मील होते हैं दिन के, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, वो 6 6 6 घंटे के गैप पे इसीलिए बताए जाते हैं कि आपका ना मैक्सिमम 6 आवर में कैसा भी फूड हो वो डाइजेस्ट हो जाना है, जैसा भी आप मील खा रहे हो। तो ये और कुछ ना फूड ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन और कार्ब्स दोनों ही अच्छी लेवल पे होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स होते हैं अंकुरित दाल चने वगैरह। तो कईयों को क्या होता है ना कि वो खाते ही गैस वाली समस्या होती है, मेरे को भी होती थी, अब नहीं होती है। पहले अगर मैंने स्प्राउट्स, एक मुट्ठी स्प्राउट्स भी खा लिए तो मेरे को ना गैस बन जाती थी, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होते थे। तो उनमें क्या होता है, प्रोटीन का भी अलग टाइम होता है डाइजेशन का, कार्ब्स का टाइम अलग होता है। तो उसमें हम अगर किसी ऐसे फूड को हम बॉयल करके एटलीस्ट एक बार कुकर में एक सीटी भी लगा ली, तो उनका थोड़ा सा ना एंटी न्यूट्रिएंट लेवल कम हो जाता है, उनको डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। तो आप एक बार उनको ना बॉइल करके एक सीटी लगा लो कुकर में, वैसे खा सकते हो। ओके। अब हमने करना क्या है, अगर ये समस्या आपकी बॉडी में आ गई या थोड़े लेवल पे है, तो कुछ प्रिकॉशंस हमने बरतने हैं। तो प्रिकॉशंस में पहला पॉइंट आता है कि क्या हमें कम करना है अपनी डाइट में यूज लेस रिफाइंड शुगर और साल्ट। ये ना प्रिजर्वेटिव होते हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, इनको अपनी डाइट से जितना पॉसिबल हो कम करो। जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो आप ना रिफाइंड शुगर और साल्ट, नमक को ना कम कीजिए। फ्राइड फूड, नॉन वेज फूड, ऑयली और स्पाइसी फूड, इनको भी आप अगर समस्या क्रोनिक लेवल पे है, आपको ज्यादा समस्या है, तो बिल्कुल ही बंद कर दो। मैं तो कहूंगा जितना आप बंद करोगे ना इन चीजों को, उतना ही बेनिफिट जल्दी आएगा, उतना ही आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करेगी। कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स के नाम से मार्केट में बड़े रहते हैं, वो कोई खास एनर्जी देते नहीं है, थोड़े टाइम के लिए आपका ना ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वो आपको ना नुकसान पहुंचाते हैं। चाय पीते हो, चाय आप इंडियन टी अगर पीते हो जिसमें दूध चीनी और बहुत सारे कुछ भी डाल के अच्छे से उबाल के पीते हो, तो वो नुकसान करती है। एक्सेस लेवल ऑफ कैफ कॉफी, अगर आप जरूरत से ज्यादा आपकी बॉडी की जो नीड्स है उसको क्रॉस करके कॉफी को बहुत ज्यादा इंटेक करते हो, तो वो नुकसान करता है। अल्कोहल तो है ही है, ठीक है। पेन किलर्स और स्टेरॉइड, ये तो आपने जब बिल्कुल ही आपको लगे कि इसके बिना गुजारा नहीं होगा, तो भी आपने डॉक्टर की सलाह से लेना। स्टेरॉइड्स को तो मैं बोलूंगा बिल्कुल ही अवॉइड करो। थोड़ा कोशिश करो, अगर आप किसी को बर्दाश्त कर सकते हो, किसी लेवल को, अपने परेशानी को बर्दाश्त कर सकते हो, तो बर्दाश्त करो। स्टेरॉइड बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं, आपको वन टाइम पहली बार में बड़ा अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, बहुत बेनिफिशियल लगते हैं। लेकिन स्टेरॉइड्स, आपने आज कोई स्टेरॉइड्स लिया है तो हो सकता है उसका नुकसान आने वाले कुछ महीनों के बाद आपको देखने को मिले। तो वो नुकसान जरूर करता है, कोई ना कोई साइड इफेक्ट उसका जरूर रहेगा। मिक्सिंग ऑफ स्लो एंड फास्ट डाइजेशन फूड, इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो भी मिक्सिंग करनी है, हमें अगर फ्रूट और सलाद कुछ खाना है, तो जो मेन मील है हमारा उससे एटलीस्ट आधा घंटा पहले खाना है। खाना खाने के करीब करीब 2 से 3 घंटे बाद तक आपने ऐसा कोई फूड नहीं खाना है, 3 घंटे मैक्सिमम, कि कोई फूड नहीं खाना है कि वो आपको डाइजेशन में कुछ डिस्टरबेंस पैदा करे। ये चीज का ध्यान रखना है। अब आती है क्या चीज हमें खाने में बढ़ानी है। अब कम करना हो गया कि बढ़ाना का है, आपको ना हाई फाइबर डाइट लेनी है, आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें फाइबर लेवल ज्यादा हो। आपको ना हरी सब्जियां, नट्स, बीन्स, ये सब चीजें ज्यादा खानी है, सलाद वगैरह का इंटेक ज्यादा करो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक ज्यादा करो। 5 टाइम मील, जो 5 टाइम मील है ये बड़ा ही बेनिफिशियल होता है जिनको गैस की समस्या होती है। आप इससे क्या होता है कि वो एक बार में अपने पेट को उस लेवल तक नहीं खा भरते कि वो आपको ओवर ईटिंग में ले जाए। जब आप एक दो की मेन मील के बीच में थोड़ा सा स्नैक इंटेक करते हो, तो नेक्स्ट मील आने तक आपको उस लेवल की भूख नहीं होती कि आप खाना देखते ही 2 रोटी खाने के बाद तो पता चले कि सब्जी का टेस्ट कैसा है, उसके बाद आप आराम से खाओ, कई बार होता है। तो प्रोबायोटिक्स, आपकी डाइट में प्रोबायोटिक्स होने चाहिए। प्रोबायोटिक्स बड़ा ही अहम रोल अदा करते हैं इस चीज में। आपके गुड बैक्टीरिया जितने ज्यादा आपके गट्स हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, उतने ज्यादा आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव होगी, गैस की समस्या खत्म होगी, आपका डाइजेशन रहेगा, अच्छा रहेगा। वाटर इंटेक, वाटर को ना अपनी प्रॉपर लाइफस्टाइल और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पीना है। वाटर बहुत अच्छा बेनिफिट देता है, इसमें प्रॉपर पूरा पानी अपनी डाइट में रखे। ओके।
ये हर्बल लाइफ में एक सॉल्यूशन है, एफ्रेश, सिंपली प्रोबायोटिक और अलाई कंसेंट्रेट। अगर आप दिन में 2 बार खाली पेट, एक सुबह मॉर्निंग में ले लो बिफोर ब्रेकफास्ट, और एक शाम को डिनर से पहले, एक शाम के टाइम इंटेक कर लो। अगर दिन में आप 2 बार एफ्रेश, सिंपली प्रोबायोटिक और अलाई कंसेंट्रेट को मिक्स करके लेते हैं तो इसके ने बड़े ही अच्छे रिजल्ट देखने में आए हैं। ये कोई किसी बीमारी को ट्रीट कर, डायग्नोस और प्रिवेंट करने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन आप इनका इंटेक करते हो तो आपको नो डाउट बड़े ही बेहतरीन बेनिफिशियल लेते हैं। ये मेरा रिजल्ट है। ये रिजल्ट मेरा काफी पुराना है। जो मेरा फोटो है वो दोनों ही 2022 के हैं और स्टार्टिंग के हैं, और उसके बाद के रिजल्ट आपके सामने है। तो ये सब पॉसिबल हुआ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन और एक हेल्दी लाइफस्टाइल और मेरे कोच की गाइडेंस में। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरा वेट रिजल्ट था, नीचे ये हाइड हो गया था। और थैंक यू वेरी मच।